Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear friends, this is lecture number first from the PMC MDCAT crash syllabus और आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसका एक पहला लेक्चर बिल्कुल डिटेल में देखेंगे, लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो चैप्टर नेम है डैट इज़ अ बायोडाइवर्सिटी। ओके, अब अगर बायोडाइवर्सिटी वाले इस चैप्टर की बात करते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से जो कंटेंट हैं हम कवर अप करने वाले हैं, उनमें पहली चीज़ आप कवर अप करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस के बारे में। नंबर थर्ड, डिस्कवरी ऑफ वायरस के बारे में। एंड नंबर फोर, हम वायरल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उन वायरल डिजीज़ में से एक डिजीज़ जिसका नाम है आपके पास एड्स, उसको डिटेल में देखेंगे। उसके कॉजेटिव एजेंट्स को डिटेल में देखना है, HIV साइकिल को देखना है डिटेल के अंदर, और उससे जो रिलेटेड चीज़ें होंगी वो भी साथ में कवर करनी है। क्योंकि ये MDCAT की रवायत रही है कि जब भी क्वेश्चंस बनते हैं तो जो क्वेश्चंस हैं वो असल में आपके सिलेबस और सिलेबस से जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं और जो अप टू डेट नॉलेज होता है उसके बेस पर आती हैं। तो हम इंशाल्लाह आपको अप टू डेट नॉलेज के साथ साथ हर चीज़ को क्लैरिफाई करवाएंगे, आपको साथ में आपको क्विज़ेस भी दिए जाएंगे। ओके गाइस, अगर हम यहाँ पर सबसे पहले एक टॉपिक की बात कर लें, दैट इज़ द डिस्कवरी ऑफ वायरस। देखें, डिस्कवरी ऑफ वायरस जो है, आप गौर से बात सुनिएगा, ये एक स्टोरी टाइप आप इसको समझिए। ओके, अब स्टोरी जो कहानी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, अगर हम डिस्कवरी ऑफ वायरस अपना पहला कंटेंट कवर अप करते हैं तो यहाँ पर आपको पहले एक चीज़ सबसे पहले याद रखना है। देखिए, ओल्ड कॉन्सेप्ट एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट आपको डिस्कवरी ऑफ वायरस के बारे में पता होने चाहिए। देखें, जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है ना डिस्कवरी ऑफ वायरसेस के बारे में, वो ये था कि लोगों के जहन में एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट बन गया था कि जब भी कोई वायरल डिजीज़ होती उनके माइंड में एक ही चीज़ आती, पॉइजन और डेथ। अब हम ये भी सीखेंगे कि उनको ऐसा क्यों लगता था कि जो ये वाली डिजीज़ हैं वो या तो जहर के कारण हुई हैं या उसकी वजह से उस इंसान की मौत ही होनी है, इसका कोई भी इलाज नहीं है। ऐसा उनको क्यों लगता था, कौन सी रीजंस थी, और जो इसकी वायरस की डिस्कवरी है उसके अंदर कौन कौन इंक्लूड था और कौन किस किसने हेल्प की थी सिर्फ। ओके, देखें, क्योंकि हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं वायरसेस के बारे में, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए द स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। उसको क्या नाम देते हैं? वायरोलॉजी। यहाँ से एक MCQ फ्रेम किया जा सकता है कि द ब्रांच इन विच ब्रांच वी स्टडी द वायरस, हम बायो के किस ब्रांच के अंदर वायरस को स्टडी करते हैं। अब वहाँ पर अगर वायरोलॉजी का ऑप्शन ना हो, ऑप्शन में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए जाएं, सपोज दैट इट इज़ अ एनाटॉमी, इट इज़ अ फिजियोलॉजी, इट इज़ अ सेल बायोलॉजी एंड इट इज़ अ माइक्रोबायोलॉजी। तो आपको इन चार ऑप्शंस में से किस ऑप्शन को टिक करना है। क्या आप एनाटॉमी की तरफ जाएंगे, क्या आप फिजियोलॉजी की तरफ जाएंगे, क्या आप सेल बायोलॉजी की तरफ जाएंगे, या फिर आप माइक्रोबायोलॉजी की तरफ जाएंगे। तो यू विल हैव टू गो टुवर्ड्स द माइक्रोबायोलॉजी, बिकॉज माइक्रोबायोलॉजी जो वायरोलॉजी है ये असल में किसकी ब्रांच है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो ये माइक्रोबायोलॉजी की ही एक ब्रांच है जिसको हमने क्या नाम दिया? आपने नाम दिया वायरोलॉजी का। तो पहला आपको ये चीज़ क्लैरिफाई याद रखना है कि ये असल में उसी की ब्रांच है। नंबर सेकंड, देखें, अगर हम वायरस की बात करते हैं तो वायरसेस आर द इन्फेक्शियस एंटिटीज। ये असल में इन्फेक्शियस यानी कि इन्फेक्शियस काज करने वाले एजेंट्स हैं जो कि बीमारी काज करते हैं। एंटिटीज एंड रिलेटेड टू, ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या था? एंटिटीज, इन्फेक्शियस एंटिटीज रिलेटेड टू डिजीज और डेथ। डिजीज और डेथ उससे रिलेटेड है बेटा। अब अगर हम वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लें तो वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो बाकी तमाम जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब से डिफरेंट है। अब उन सब से डिफरेंट किस वजह से है? देखें, नंबर वन, कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना, बेशक वो प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरियल सेल है, ह्यूमन सेल है, प्लांट सेल है, फंजाई सेल है, एल्गी सेल है, कोई भी है, ओके, उसके अंदर DNA भी होता है, उसके अंदर RNA भी होता है। ओके, DNA क्यों होता है? बिकॉज उसके अंदर जेनेटिक मेकअप है जिसने हेरिडिटी को कंट्रोल करना है, इनहेरिटेंस को, वेरिएशंस को भी। ओके, याद रखना बेटा, जो इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी आर द डिफरेंट थिंग्स। जब इसका जो लेक्चर होगा ये डिलीवर करेंगे आपको इसके ऊपर, तो इसका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा। अब देखें,
डीएनए से ही आरएनए बनना है। सेंट्रल डॉगमा का जो एक्सप्रेशन होता है या जीन एक्सप्रेशन है या जो सेंट्रल डॉगमा होता है जिसमें ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आता है, तो डीएनए से ही आरएनए बनता है, आरएनए से ही प्रोटीन ने बनना होता है। अब कोई भी सेल है ना, उसके अंदर डीएनए और आरएनए दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। लेकिन अगर हम वायरस के बारे में बात करते हैं तो वायरस के अंदर दोनों में से एक चीज़ होगी। ये इसका एक यूनिक पॉइंट है, ये नहीं भूलना आपने। देखिए एमसीक्यूज हमेशा यूनिक पॉइंट से मुतल्लिक बनेंगे। आइदर डीएनए, या तो इनके अंदर डीएनए हो सकता है या आरएनए होगा, दोनों कभी भी इकट्ठे मौजूद नहीं हो सकते, बिकॉज दे आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ। और ये जो आरएनए और डीएनए होगा, दीज आर इनक्लोज्ड इन प्रोटीन कोट। और ये किसके अंदर इनक्लोज्ड होंगे? ये प्रोटीन का एक बना हुआ कोट होगा, उसके अंदर क्या होंगे? इनक्लोज्ड होंगे। ओके, अब डिस्कवरी ऑफ वायरस के बारे में अगर हम देखें तो इसकी जो डिस्कवरी है वो असल में जब भी हम डिस्कवरी ऑफ वायरस स्टडी करते हैं तो बच्चे हम स्टडी करते हैं सबसे पहले एडवर्ड जीनर का कंट्रीब्यूशन। बिकॉज एडवर्ड जीनर का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप उस चीज़ को समझिए, क्योंकि आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट जो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी है वहाँ पर आपने वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन का टॉपिक पढ़ा है, वहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपने जो आपके चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर, वहाँ पर भी आपको इसका वैरायटी ऑफ लाइफ में इसका कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। तो एडवर्ड जीनर इन 1796, ठीक है, अगर हम 1796 की बात करते हैं तो एडवर्ड जीनर, अच्छा उस वक्त ना एक डिजीज़ जो थी वो बहुत कॉमन थी। अब वो जो डिजीज़ कौन सी थी, कौन सी डिजीज़ उस वक्त बहुत ज़्यादा कॉमन थी? डैट वाज द काउ स्मॉल पॉक्स। कौन सी डिजीज़ थी? स्मॉल पॉक्स, ठीक है। अब जो बच्चे स्मॉल पॉक्स डिजीज़ थी ना, इसमें क्या होता था कि जो स्मॉल पॉक्स डिजीज़ में ना जो बॉडी होती है ना, पूरी बॉडी के ऊपर ना लीजन्स बन जाते हैं, ठीक है, दाने बन जाते हैं, फिर उसके अंदर पस भरता है, फिर देन पस जो होता है वो उन लीजन्स में से रिलीज होना शुरू हो जाता है। और एट द एंड ये स्वेयर किस्म का होता है, ये एक कंटेजिशियस डिजीज़ होती है, फैलने से, लम्प से फैल जाती है, छूने से फैल जाती है, ठीक है। अब देखिए हुआ कि यूं कि उस वक्त जो एडवर्ड जीनर था उसने एक बात नोट की। उसने क्या चीज़ नोट की? उसने नोट ये किया कि वो लोग जो जो कैटल रखते हैं, जिनके घरों में मवेशी हैं, ओके, जिनके घरों में काऊ है, उनको ये स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा। उसके बरक्स वो लोग जिनके घरों में ये मवेशी वगैरह नहीं है, जिनके घर में काऊ वगैरह नहीं है, तो उनको जो काऊ पॉक्स स्मॉल पॉक्स डिजीज़ है वो बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। मैं काऊ पॉक्स का बार बार जिक्र कर रहा हूँ, मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या इसका फिनोमिना है, क्या इसका सिनेरियो है। ओके, उसने क्या सबसे पहले नोट किया? उसने ये नोट किया कि वो लोग जो कि क्या करते हैं, जो कि जिनके घर में मवेशी हैं, काऊ है, उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा। फिर इसने क्या किया? इसने एक ग्वालन से, यानी कि जो दूध धोने वाली होती है, उससे रब्ता किया। उसका नाम था सारा नेल्मस। ओके, उसका नाम क्या था? सारा नेल्मस। तो इसने सारा नेल्मस से रब्ता किया। और इसने सारा नेल्मस से क्या किया? इसने सारा नेल्मस से एक मीडियम लिया। अब मीडियम मैं समझाता हूँ क्या किया गया, वो किस लिए लिया गया, ठीक है। देखिए स्मॉल पॉक्स जो डिजीज है वो है ह्यूमन की। स्मॉल पॉक्स के साथ साथ एक और डिसऑर्डर डेट इज अ काउ पॉक्स। अब काउ पॉक्स जो डिसऑर्डर है वो ह्यूमंस की नहीं है, वो काउ की है। इसमें क्या होता है कि जो काउ के मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं ना, काउ के मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर लीजन्स बन जाते हैं। दोबारा से गौर से सुनते जाइए। मेमोरी ग्लैंड जो होंगे काउ के बच्चे, जो मेमोरी ग्लैंड होंगे, उन मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर क्या बन जाते हैं? लीजन्स बन जाते हैं। और इस लीजन्स में से क्या निकलता है? पस निकलता है, फ्लूइड निकलता है। तो इसने क्या किया? इसने सारा नेल्मस से रब्ता किया, और सारा नेल्मस से रब्ता करने के बाद इसने एक मीडियम ले लिया, यानी कि वो जो काउ पॉक्स का मीडियम था, यानी कि जो काउ के मेमोरी ग्लैंड्स के जो लीजन्स में से फ्लूइड निकल रहा था, जो पस निकल रहा था, इसने वो मीडियम प्रिपेयर्ड करवा लिया। ओके, अब इसने क्या किया? अब इसने एक 8 साल बच्चा, जिसका नाम क्या था? जॉस फिलिपी, ठीक है, क्या नेम था उसका? नेम था जॉस फिप्स। आपको अगर नाम प्रिपेयर्ड याद नहीं करना तो ना कीजिए, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि उस बच्चे की एज कितनी थी। ही वॉज द 8 years old। 8 साल का एक बच्चा जिसका नाम था जॉश फिप्स। उस बच्चे की बॉडी के अंदर इसने मीडियम को इंक्यूलेट कर दिया। इस मीडियम को क्या किया? दिस मीडियम इज इंक्यूलेटेड इन द बॉडी ऑफ दिस जॉश फिप्स। अब इंक्यूलेटेड का मतलब क्या होता है? देखिए इंक्यूलेटेड का मतलब ये होता है, इंक्यूलेटेड का मतलब ये होता है कि जब आप जो कल्चर है, ठीक है, जब आप कल्चर
को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र करें। देखिए उसने कल्चर लिया था ना, और मीडियम क्या था, मेमोरी ग्लैंड से। जब उसने इस कल्चर को काउपॉक्स वाले जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं उसके जो कल्चर थे उसको एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र किया, तो हम उसको क्या नाम दे देंगे, दिस वन इज़ नोन एज इंक्यूलेशन का नाम दे देंगे। तो उसने इसको इंक्यूलेटेड कर दिया। ओके, अब उसके बाद क्या हुआ, जैसा कि उस बच्चे को दाने निकलने चाहिए थे तो उसको काउपॉक्स होना चाहिए था, वो बच्चा क्या हो गया, वो बच्चा बीमार हो गया, इल हो गया, ठीक है, यानी कि बीमार हो गया, वो डिजीज़ की सिम्टम्स जाहिर होना शुरू हो गई। आफ्टर डैट क्या हुआ, कुछ दिन गुजरे, ठीक है, कुछ दिन गुजरे, एक वीक गुजरा, उसके बाद वो जो लड़का था जिसका नाम जॉश फिप्स था वो दोबारा से क्या हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। जैसे ही वो लड़का ठीक हुआ, देन क्या किया, देन एडवर्ड जेनर ने एक और फीमेल खातून से रब्ता किया। अब उसने दूसरी फीमेल खातून से रब्ता किया और उस फीमेल खातून से रब्ता किया जिसको क्या हुआ था, जिसको स्मॉल पॉक्स हुआ था, और स्मॉल पॉक्स होने के बाद अब वो स्मॉल पॉक्स से क्या हो गई थी, बिल्कुल रिकवर हो गई थी। अब उसने क्या किया, उसने उस स्मॉल पॉक्स से जो हेल्थी फीमेल थी उसके ना स्केब्स लिए। क्या लिए, स्केब्स। अब बेटा स्कैब्स क्या होते हैं, स्कैब्स कहते हैं जब जख्म भर जाता है ना, देखिए मैंने बोला था दाने बनेंगे, दाने बनने के बाद जख्म भर जाएगा। जब जख्म भरता है तो हार्ड से एक सरफेस बन जाती है ऊपर, वो जो हार्ड से सरफेस होती है ना उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं स्केब्स का नाम देते हैं। तो उसने क्या किया, उसने वो स्केब्स लिए, और स्केब्स लेने के बाद दोबारा से क्या किया, इस बार उसने एक कल्चर तैयार किया, और उस कल्चर के अंदर कॉजेटिव एजेंट किसके थे, स्मॉल पॉक्स के नहीं थे, उसके अंदर कॉजेटिव एजेंट थे, काउ पॉक्स के नहीं थे, किसके कॉजेटिव एजेंट थे, स्मॉल पॉक्स के कॉजेटिव एजेंट उसके अंदर थे। अब उसने क्या किया, इन सेकंड एक्सपेरिमेंट उसने ये जो स्मॉल पॉक्स के कॉजेटिव एजेंट है, जो कल्चर है, इसको अगेन किसकी बॉडी के अंदर लगा दिया, वही 8 ईयर बॉय जॉश फिप्स की बॉडी के अंदर लगा दिया। अब क्या हुआ, अब ये जो लड़का था, ये जो बॉय था, ये हेल्थी रहा, इसको किसी भी किस्म की कोई भी डिजीज़ की सिम्टम जाहिर नहीं हुई। ओके, तो बेटा यहाँ से जो आपके पास एडवर्ड जीनर था उसने इस तरह से जो सबसे पहला वैक्सीनेशन का जो प्रोसीजर है वो इस तरह से डेवलप किया। अब वैक्सीनेशन का नाम कैसे आया, कहाँ से आया, वो एक अलग कहानी है, वो भी देखते हैं। लेकिन सबसे पहला जो केस था, यानी कि स्मॉल पॉक्स से ना बहुत सारे, जैसे अभी कोविड-19 गुजरा, तो कोविड-19 से यकदम जब ये आया तो इसका इलाज नहीं था, बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। इसी तरह से स्मॉल पॉक्स भी ऐसे ही फैला था। तो एडवर्ड जीनर ने लोगों को बताया कि क्या है कि अगर आप अपनी बॉडी को, आप खुद को अपनी बॉडी के अंदर अपने खुद को इन्फेक्ट कर लेते हैं काउ पॉक्स से, तो काउ पॉक्स से खुद को इन्फेक्ट करने के बाद आपकी जो बॉडी होती है वो स्मॉल पॉक्स के खिलाफ क्या हो जाती है, इम्यून हो जाती है, आपको स्मॉल पॉक्स नहीं होता। ओके, उसके बाद दिस इज़ द फर्स्ट, ये आप कह लेंगे जो फर्स्ट आपके पास जो वैक्सीन है वो इस स्मॉल पॉक्स की बना लेगी। इसके बाद एडवर्ड जीनर ने और भी बहुत सारी वैक्सीन्स बनाई थी। अब हम बात कर लेते हैं लुईस पास्चर एंड रॉबर्ट कॉच, क्योंकि उसकी जो जर्म थ्योरी है, रॉबर्ट कॉच की जर्म थ्योरी एंड लुईस पास्चर, उससे रिलेटेड बात करते हैं। और ये वर्ड जो आपके पास वैक्सीनेशन है ये असल में कहाँ से आया। देखिए अगर हम बात करते हैं तो ये जितना भी प्रोसीजर है, ये सारे के सारा जो प्रोसीजर है ये किससे रिलेट करता है, दैट इज़ रिलेटेड टू द काउ। ये किससे रिलेट कर रहा है, काउ से रिलेट करता है। और काउ को अगर हम लैटिन वर्ड के अंदर बात करते हैं तो लैटिन वर्ड के अंदर जो काउ है इसको हम कहते हैं वाका। क्या नाम देते हैं, वाका, क्योंकि ये जो जितना भी प्रोसीजर हमने डेवलप किया है ये काउ की मदद से किया गया है। डैट्स वाई इस पूरे प्रोसीजर का नेम क्या दे दिया गया, दिस वन इज नोन एज अ वैक्सीनेशन। तो इस पूरे प्रोसीजर को हमने क्या नाम दे दिया, वैक्सीनेशन का नाम दे दिया। ओके गाइज, अगर हम वायरसेस की बात करते हैं तो आपको एक और चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि जो वायरस का वर्ड है वो भी एक लैटिन वर्ड से निकला है, और उस लैटिन वर्ड का नेम क्या है, डैट इज़ अ विनोम। लैटिन वर्ड विनोम से अराइज हुआ है, और विनोम का मतलब क्या होता है, विनोम का मतलब वही होगा जो आपको अभी मैंने इंट्रोड्यूस भी करवाया था। इसका मतलब या तो पॉइजन होता है या तो डेथ होती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, वक्त के गुजरने के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट्स हैं लोगों के वो भी चेंज होंगे कि ये वायरस जो था, ये जो वायरसेस हैं ये क्या वाकई में पॉइजन है, अगर हैं तो क्यों है, अगर नहीं है तो ऐसे कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए जिसके बाद ये बात कंफर्म होगी, दीज आर नॉट द पॉइजन, दीज आर एक्चुअल द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ। ओके, तो यहाँ तक हमारा जो एडवर्ड जीनर है वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब एडवर्ड जीनर के बाद नेक्स्ट जो जिन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है वो है हमारे पास चार्ल्स चैम्बरलैंड एंड आइवन ऑस्टी।
ओके, अब हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन किसका, चार्ल्स चैम्बरलैंड का। चैम्बरलैंड का कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। चैम्बरलैंड देखें 1884 के अंदर, 1884 के अंदर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक वायरल डिजीज को स्टडी किया और वो जो वायरल डिजीज थी वो थी रैबिस। वो कौन सी थी? रैबिस। ओके, अब रैबिस कौन सी डिजीज होती है? रैबिस एक ऐसी डिजीज है जिससे इंसान पागल हो जाता है, यानी कि ये एक ह्यूमन की डिजीज है, ह्यूमन की डिजीज है। और ये ह्यूमन की डिजीज कैसे ट्रांसफर होती है? जब ह्यूमन को कोई एनिमल आके काट ले, और वो जो एनिमल होगा वो या तो आपके पास मैड डॉग होगा, या फिर मैड फॉक्स हो जाएगी, या फिर कैट भी हो सकती है। तो जब आपके पास इस तरह का एनिमल आकर ह्यूमन को काटता है, उसके नतीजे में जो डिजीज होती है डैट इज अ रैबिस। उसने क्या किया? उसने जो सीरम होता है, ब्लड सीरम या बॉडी फ्लूइड कह लें, उसने एक ऐसा इंसान जिसको रैबिस थी उसकी बॉडी का सीरम लिया, ठीक है, बॉडी फ्लूइड लिया। क्या लिया? बॉडी फ्लूइड लिया। और उस बॉडी फ्लूइड को उसने पास करवाया एक स्पेशल किस्म के फिल्टर से। उसको हम नाम क्या देंगे? दिस वन इज नोन एज अ प्रोसलीन फिल्टर, ठीक है, प्रोसलीन फिल्टर। अब ये जो प्रोसलीन फिल्टर है ये ना एक स्पेशल किस्म का फिल्टर है। अब नॉर्मल हालात में क्या होता है कि जितनी भी बैक्टीरियाज वगैरह हैं या जितनी भी बैक्टीरियल डिसऑर्डर्स हैं, अगर हम उनको प्रोसलीन फिल्टर से पास करवाते हैं तो वो प्रोसलीन फिल्टर से पास नहीं होती, प्रोसलीन फिल्टर से पास नहीं होती। बिकॉज जो बैक्टीरियल डिसऑर्डर हैं, ये जो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, वो असल में क्या होती हैं, उनका जो साइज़ होता है, बैक्टीरिया का जो साइज़ होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। तो दैट्स वाई वो प्रोसलीन फिल्टर से पास नहीं होती। इस प्रोसलीन फिल्टर के अंदर जो पोर्स का साइज़ होता है वो 0.1 से लेकर आपके पास 1 माइक्रोन्स तक होता है, 0.1 से लेकर 1 माइक्रोन्स तक इसका साइज होता है, ठीक है, प्रोसलीन फिल्टर का। यानी कि ये बहुत ही बारीक से पोर्स होते हैं। तो उसने क्या किया? उस इंसान जो रैबिस है उसका बॉडी फ्लूइड लिया, बॉडी फ्लूइड लेकर उसने इस बॉडी फ्लूइड को कहाँ से पास आउट करवाया? ही पासेज दिस थ्रू दी प्रोसलीन फिल्टर। जब उसने प्रोसलीन फिल्टर से पास करवाया तो उसने एक अजीबोगरीब चीज़ देखी। अब उसने क्या देखा कि प्रोसलीन फिल्टर से जैसे ही वो मीडियम को पास करवा रहा है, यानी कि उसने इस मीडियम को या कल्चर को पास करवाया, पास करवाने के बाद उसने इसी बॉडी फ्लूइड को लिया, और बॉडी फ्लूइड को लेने के बाद उसने एक और पर्सन के अंदर इसको ट्रांसफ़र किया। अब जैसे उसने इसको एक और पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र किया तो क्या हुआ? वो जो नया पर्सन था जिसके अंदर ट्रांसफ़र किया गया, या हेल्थी पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र किया गया, उस हेल्थी पर्सन को क्या हो गई? डिजीज़ हो गई। इससे ये बात तो कन्फर्म हो गई कि ये जो रैबिस की बीमारी है ये असल में इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो बैक्टीरिया नहीं है, शायद इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो कोई और ही चीज़ है, वो बैक्टीरिया नहीं हो सकता। ओके, तो अभी तक लोगों ने वायरस को डिस्कवर नहीं किया, वायरस बहुत बाद में जाकर डिस्कवर होगा। अभी तक लोगों के ज़हन में यही कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्या ये वायरल डिजीज़ है, ये कौन सी डिजीज़ है, क्या ये बैक्टीरिया की वजह से हो रही है? तो चार्ल्स चैम्बरलैंड ने इस कॉन्सेप्ट को रॉन्ग किया कि जो रैबिस की बीमारी है उसके जो कॉजेटिव एजेंट है वो बैक्टीरिया नहीं है, क्योंकि अगर उसके कॉजेटिव एजेंट बैक्टीरिया होते तो बेटा उनको प्रोसलीन फिल्टर से पास करवाने पर बैक्टीरिया प्रोसलीन फिल्टर से पास नहीं होते, और बॉडी फ्लूइड्स को अगले बंदे के अंदर ट्रांसफ़र करने पर, नेक्स्ट हेल्थी पर्सन में ट्रांसफ़र करने पर उसको कभी भी बीमारी की सिम्टम जाहिर नहीं होनी चाहिए थे, लेकिन असल में वो सिम्टम जाहिर हुई। इट्स मीन्स दैट दीज आर नॉट द हीरो ऑफ द स्टोरी, ये उसके हीरो नहीं है। ओके, नेक्स्ट एक और साइंटिस्ट आया। अब उसका कंट्रीब्यूशन देखिए 1892, दैट्स नेम इज आइवानोस्की, आइवानोस्की। अब आइवानोस्की ने क्या किया, इसकी ज़रा कहानी को देखिए। देखिए इसने भी सेम टू सेम यही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, लेकिन इसने ये जो एक्सपेरिमेंट किया ये इसने किया तंबाकू मोज़ेक वायरस के ऊपर, TMV, तंबाकू डिजीज़ जो थी, तंबाकू डिजीज़ के ऊपर किया। अब तंबाकू डिजीज़ में क्या होता है, ठीक है, जो तंबाकू प्लांट है ना, तंबाकू प्लांट के जो लीव होते हैं वो लीव असल में क्या हो जाते हैं? वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, लीव क्या हो जाते हैं? तंबाकू प्लांट के ख़राब हो जाते हैं, उसके ऊपर स्ट्रेन्स बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं, जिससे वो पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है? तंबाकू प्लांट का ख़राब हो जाता है। अब इसने क्या किया? इसने जो तंबाकू वाला डिजीज़ प्लांट था ना, जिस प्लांट को डिजीज्ड प्लांट, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इट इज़ अ डिजीज्ड प्लांट, ये डिजीज प्लांट है, इस तरह से स्ट्रेन बने हुए हैं उसके ऊपर। इसने उस डिजीज प्लांट के लीव्स लिए, लीव्स लेकर उसको क्या किया? उसको क्रश किया। लीव्स लेके क्या किया? उसको क्रश किया, और क्रश करने के बाद इसने अगेन क्या प्रिपेयर कर लिया? इसने एक कल्चर
प्रिपेयर्ड कर लिया। क्या प्रिपेयर्ड किया? इसने कल्चर प्रिपेयर्ड कर लिया। अब उस कल्चर के अंदर क्या चीज़ मौजूद है? उसके अंदर जो टीएमबी आपके पास तंबाकू काजिंग एजेंट्स हैं, जिसको हम आज पुकारते हैं टीएमवी के नाम से, तंबाकू मोज़ेक वायरस, तो वो तंबाकू मोज़ेक वायरस उस कल्चर के अंदर मौजूद थे। अभी बेटा ये कंट्रोवर्शियल में है, अभी ये चीज़ कंफर्म नहीं है क्या ये कोई पॉइजन है जो कि बीमारी काज करता है जिससे डेथ हो रही है, या कोई और चीज़ है। ओके अभी जो चार्ल्स चैम्बरलैंड है उसने एक ही चीज़ को क्लैरिफाई किया है। उसने किस चीज़ को क्लैरिफाई किया कि बैक्टीरिया इसके काजेटिव एजेंट नहीं है, बैक्टीरिया के अलावा इसका जो काजेटिव एजेंट है वो शायद कोई पॉइजन हो सकता है या फिर कोई अदर सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ हो सकती है, सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ हो सकती है जो कि प्रोस्लिन फिल्टर से पास कर सकती है। वो बैक्टीरिया या बैक्टीरिया से बड़े ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकते। तो ये एंड रिजल्ट किसका है? चार्ल्स चैम्बरलैंड का है। ओके अब यहाँ पे बात कर लेते हैं किसके बारे में? आइवानोस्की। अब आइवानोस्की ने कल्चर प्रिपेयर कर लिया। कल्चर प्रिपेयर करने के बाद उसने इस कल्चर को क्या किया? उसने इस कल्चर को इनक्यूलेट कर दिया एक हेल्थी प्लांट के ऊपर। हेल्थी जो प्लांट है ना, हेल्थी प्लांट के ऊपर इसने क्या कर दिया? इसको इनक्यूलेट कर दिया। जब उसने इस हेल्थी प्लांट के ऊपर इनक्यूलेट किया तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि वो जो प्लांट हेल्थी था वो हेल्थी प्लांट किसके अंदर चेंज हो गया? डिजीज्ड के अंदर चेंज हो गया, यानी कि उस प्लांट को भी क्या हो गई? डिजीज हो गई। और वो भी उसके जो पत्ते हैं उन पत्तों के ऊपर क्या बन गए? स्ट्रेन्स वगैरह बन गए, धब्बे वगैरह बन गए, यानी कि वो भी रूटिंग फिनोमिना जाहिर करना शुरू कर दिया, खराब होना शुरू हो गए। अब उसने क्या किया? यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग कर दी हमने, वो ये है कि उसने कल्चर जो प्रिपेयर्ड किया ना, उस कल्चर को डायरेक्टली तौर पर हेल्थी प्लांट के ऊपर नहीं उसने फॉल करवाया, नहीं गिराया, बल्कि उसने सबसे पहले इस कल्चर को अगेन पास आउट करवाया थ्रू द प्रोस्लिन फिल्टर। कहाँ से? उसने प्रोस्लिन फिल्टर से इसको क्या करवाया? पास आउट करवाया। अब प्रोस्लिन फिल्टर से पास करवाने के बाद जब हेल्थी प्लांट के ऊपर फेंका और उस हेल्थी प्लांट को डिजीज होगी, इट्स मीन्स डैट उसने ये बात भी कंफर्म कर दी कि यहाँ पर जो आपके पास तंबाकू प्लांट है या टीएमबी है, तंबाकू प्लांट के जो काजेटिव एजेंट हैं, ठीक है, जो बीमारी काज कर रहे हैं, वो असल में बैक्टीरियाज नहीं है, क्योंकि बैक्टीरियाज जो हैं वो प्रोस्लिन फिल्टर से पास नहीं हो सकते। ये असल में बैक्टीरिया के अलावा कोई और चीज़ है। दोनों साइंटिस्ट का एक ही थ्योरी रही, और वो थ्योरी क्या है कि या तो ये कोई पॉइजन है या तो ये कोई सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है जो कि क्या काज कर रहे हैं? जो कि बीमारी काज कर रहे हैं। यहाँ तक इन सभी साइंटिस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वो हो गया कंप्लीट। अब आगे कंट्रीब्यूशन देखिए साइंटिस्ट का। देखें अब इस बात को कौन कंफर्म करेगा कि ये पॉइजन नहीं है, सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ है? इससे आगे कमान किसने संभाली है, हम उस चीज़ को स्टडी करते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। आप लोग इसको जल्दी से कॉपी कीजिए, नोट कीजिए जल्दी से। और मैं आपको एक और चीज़ क्लैरिफाई करवा दूं, बहुत सारे बच्चों के जहन में क्वेश्चन रहता है कि एमडी कैट की प्रिपरेशन कैसे की जाए, क्या हमें किप्स की तरफ जाना चाहिए, स्टेप पे जाना चाहिए, स्टार पे जाना चाहिए। तो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। देखिए प्रिपरेशन करने के लिए आपको कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए? टेक्स्ट बुक इज़ द बेस्ट वन। तो टेक्स्ट बुक को फॉलो कीजिए, पंजाब टेक्स्ट बुक को फॉलो करें, फेडरल बोर्ड टेक्स्ट बुक को फॉलो कीजिए। ये दो टेक्स्ट बुक को आपने फॉलो करना है। उसके अलावा अगर आपने किसी भी एकेडमी की हेल्प लेनी ही है या फिर अगर आपने एमसीक्यू शीट सोल्व करनी है, तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो मैं प्रोवाइड करूंगा खुद भी, लेकिन अगर इसके अलावा आप करेंगे तो आप स्टार एकेडमी के एमसीक्यूज़ को सोल्व कीजिएगा। उनके जो एमसीक्यूज़ हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। किप्स के एमसीक्यूज़ अच्छे नहीं है, कंटेंट अच्छा है, बुक भी अच्छी है, मैंने देखी है। बट आपने क्या करना है, आपने लेक्चर्स जो प्रिपेयर करने हैं वो आपने टेक्स्ट बुक से प्रिपेयर करने हैं। ओके तो मैं भी थोड़ा सा पानी पी लूँ, आप लोग जल्दी से इसको नोट कीजिए। ओके गाइस, ओके जी, अब हम देखते हैं इससे आगे की कहानी। देखें इसके आगे जिस बंदे ने कमान संभाली, ड्राइवरी की सीट संभाली, डैट वाज द एम बेजरनिक। एम बेजरनिक। अब इसने क्या किया? इसने सिंपल कुछ भी नहीं किया, वही एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट? इसने तंबाकू प्लांट जो है, तंबाकू प्लांट, उस तंबाकू प्लांट के लीव्स को क्रश किया। लीव्स को क्रश करने के बाद, यानी कि जो डिजीज्ड है, जो डिजीज्ड वाला है उसको क्रश किया। क्रश करने के बाद उसको किसके ऊपर फॉल करवाया? जो हेल्थी वाला है, हेल्थी प्लांट के ऊपर फॉल करवाया। लेकिन फॉल करवाने के बाद उसने
क्या क्या काम किया होगा, उसने ये काम तो लाजमी किया होगा, उसको प्रोसलिन फिल्टर से पास आउट लाजमी करवाया। तो प्रोसलिन फिल्टर से पास आउट करवाने पर हेल्थी प्लांट पे गिराया, तो हेल्थी प्लांट क्या हो गया, हेल्थी प्लांट चेंज्ड इनटू द डिजीज्ड प्लांट। ओके, अब उसने क्या किया, दिस इज द डिजीज्ड प्लांट नंबर 1, दिस इज द डिजीज्ड प्लांट नंबर 2। अब उसने डिजीज प्लांट नंबर 2 उसके लीव्स लिए, अगेन दोबारा से लीव्स को क्या किया, क्रश किया। क्रश करने के बाद क्या प्रिपेयर किया, कल्चर प्रिपेयर किया। कल्चर प्रिपेयर करने के बाद क्या किया, इनक्यूलेट कर दिया, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन फिर अगेन हेल्थी प्लांट को, हेल्थी प्लांट का क्या नतीजा निकलना चाहिए था, डिजीज प्लांट। लेकिन हेल्थी प्लांट के ऊपर उसने उसके ऊपर जाहिर सी बात है इनकुलेट तो किया, लेकिन कहां से पास करवाया, प्रोसलिन फिल्टर से पास करवाने के बाद उसके बाद उसको किया अगेन। अब देखें, दिस इज अ प्लांट नंबर 3 जो कि किसके अंदर चेंज हो गया, जो कि अगेन डिजीज प्लांट में हो गया। उसने एक बार ये फिनोमिना और रिपीट किया, ऑलमोस्ट उसने ये फिनोमिना एक और बार रिपीट किया। अब इसकी बार क्या हुआ, उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इम्पैक्ट है वो स्टडी किया। अब वो क्या चीज़ उसने स्टडी की, उसने स्टडी किया कि देखें ये जो बीमारी है ये किसी पॉइजन की वजह से नहीं हो सकती। अब ये पॉइजन की वजह से क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि पॉइजन की वजह से अगर होती तो जब जो डिजीज़ है वो एक प्लांट से आगे वाले प्लांट में जाती तो उसका जो इम्पैक्ट है वो क्या होता, वो कम होता। उसका इम्पैक्ट क्या होता, उसका इम्पैक्ट कम होना चाहिए था, जहर का असर कम होना चाहिए था। लेकिन असल में जब बीमारी जो है वो एक प्लांट से आगे वाले प्लांट में जा रही है तो ये आगे वाले प्लांट में जाके बीमारी तो काज कर रही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा शदीद किस्म की सवेयर किस्म की जाकर डिजीज़ काज कर रही है। इट्स मीन्स डैट कि इसका जो काजेटिव एजेंट है वो पॉइजन नहीं है, इसका जो काजेटिव एजेंट है डैट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है। ये कोई सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है जो अभी डिस्कवर नहीं हुआ और वही इसके क्या है, काजेटिव एजेंट्स हैं। तो गाइस ये वो सारा कंट्रीब्यूशन है डिस्कवरी ऑफ वायरस के मुतालिक, जिसमें हमने क्या देखा है, एडवर्ड जीनर का कंट्रीब्यूशन देखा। उसने क्या कंट्रीब्यूट किया, एक आखिरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे फ्रेम कर देता हूँ। एडवर्ड जीनर में से एक और एमसीक्यूज भी बनता है कि एडवर्ड जीनर ने क्या एक ही एक्सपेरिमेंट के बाद वो जो स्मॉल पॉक्स वाली बीमारी है, यानी कि जो वैक्सीनेशन उसने बनाई है, वैक्सीन बनाई है, उसने कितने एक्सपेरिमेंट्स के बाद, कितने लोगों के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट करने के बाद उस चीज़ को लोगों के अंदर पब्लिश किया, लोगों को बताया। तो बेटा आपने कहना है कि जो उसने कितने लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, 23 पीपल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए थे। 23 पीपल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए थे बाय द एडवर्ड जीनर। तो एडवर्ड जीनर ने तकरीबन कुल मिला के कुछ 23 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और देन आफ्टर डैट उसने ये एक्सपेरिमेंट किसके लिए किए थे, उसने जल्दी से बोलिए, हरी अप। सबसे पहले कौन से डिसऑर्डर थे, स्मॉल पॉक्स के लिए, और आफ्टर डैट उसने इस चीज़ को पब्लिश किया। ओके गाइस, यहाँ तक हमारी होती है जी डिस्कवरी का हाफ लेक्चर। अब हम देखते हैं असल में जो डिस्कवरी है वो किस बंदे ने की, किसने वायरसेस को फर्स्ट टाइम क्रिस्टलाइज किया। बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल प्रेजेंट, हु डिस्कवर्ड वायरस, WM स्टैनले इन 1935। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे WM स्टैनले 1935। तो 1935 के अंदर WM स्टैनले ने क्या किया, दे डिस्कवर द वायरस। इन्होंने वायरस को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया। ओके, यहाँ से MCQs भी बनेंगे, मैं आपको डिफरेंट स्टेटमेंट्स दूंगा, आपने उसके ऊपर सोचना भी है कि MCQs कैसे पूछे जा सकते हैं। तो WM स्टैनले इन 1935 सबसे पहले इन्होंने प्यूरिफाइड किया एंड क्रिस्टलाइज द purified and crystallize the TMV। इन्होंने फर्स्ट टाइम प्यूरिफाइड एंड क्रिस्टलाइज द तंबाकू मोज़ैक वायरस। ओके, और इन्होंने क्या कहा कि ये जो वायरस होता है, दिस वायरस, ये जो वायरस है ये असल में मुश्तमिल है किस चीज़ के ऊपर, न्यूक्लिक एसिड के ऊपर। ये न्यूक्लिक एसिड पर मुश्तमिल होगा, ये मुश्तमिल होता है प्रोटीन पर, यानी कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो प्रोटीन के कोट में इनक्लोज्ड हैं, लेकिन
ये असल में लिविंग एंड नॉन लिविंग है, यानी कि इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड है जो कि प्रोटीन के कोट के अंदर इनक्लोज है, लेकिन ये कोई लिविंग सेल नहीं है, ये कोई लिविंग सेल नहीं है। ये असल में ए सेलुलर पार्टिकल्स कह लें आप, ये ए सेलुलर हैं, या फिर आप ये कह लें कि ये नॉन सेलुलर पार्टिकल्स हैं। या तो ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं या तो ये क्या हैं, नॉन सेलुलर पार्टिकल्स हैं। इनके पास अपना सेल नहीं है और ये असल में जब किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं तो ये लिविंग फिनोमिना शो करते हैं, और जब ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं तो नॉन लिविंग फिनोमिना शो करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ तक हो गई डिस्कवरी ऑफ वायरसेस के बारे में। अब हम ज़रा आपसे थोड़े से क्विजेस पूछते हैं, उसके बाद हम कुछ करैक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ वायरस भी देखेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। देखें, माई क्वेश्चन फर्स्ट इज डैट which one is the connecting link between the living and non-living organism? लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो क्या है? कनेक्टिंग लिंक आपने बताना है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है, दीज आर द वायरसेस। सो वायरसेस आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। एमसीक्यू नंबर सेकंड, रैबिस डिजीज इज ड्यू टू कास्ट ऑफ वायरस, बैक्टीरिया, प्रायोन्स, लियोन्स एंड वायरॉइड्स। किसकी वजह से होती है? तो द राइट ऑप्शन इज वायरस। अब वायरस तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन नहीं करके दी, व्हाट आर द लियोन्स, व्हाट आर द प्रायोन्स, व्हाट आर द लियोन्स क्या होते हैं, प्रायोन्स क्या होते हैं, एंड व्हाट आर द वायरॉइड्स। ये तीन चीजें क्या हैं? देखें, अगर हम वायरॉइड्स की बात करते हैं तो आपके पास जो इन्फेक्शियस आरएनए होता है, ठीक है, इन्फेक्शियस आरएनए, दिस वन इज नोन एज अ वायरॉइड। उसको क्या नाम देंगे? वायरॉइड का नाम देंगे। व्हाट इज अ प्रायोन्स? इन्फेक्शियस प्रोटीन। जो आपके पास इन्फेक्शियस प्रोटीन होती है, उस इन्फेक्शियस प्रोटीन को आप क्या नाम देंगे? दिस वन इज नोन एज अ प्रायोन्स। और अगर हम लियोन्स की बात करते हैं तो लियोन्स क्या होते हैं? दिस वन इज द इन्फेक्शियस लिपिड्स। सो इन्फेक्शियस लिपिड्स को हम क्या नाम देते हैं? हम इनको नाम देते हैं लियोन्स के बारे में। प्रायोन्स के बारे में क्या है? प्रायोन्स ये असल में इन्फेक्शियस प्रोटीन होती हैं। अब यहां से आप अंदाजा लगाएं, ये जो वायरल की फॉर्म है, अच्छा यहां से अगर आपसे पूछ लें विच वन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ, आपसे पूछ लिया जाए बैक्टीरिया, वायरस, लियोन्स, ऑल ऑफ अबव, तो इनमें से कौन सी जो है वो सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ है, तो आप कभी भी वायरस की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि ये वायरस से भी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है। दैट्स नेम इज लियोन्स, प्रायोन्स एंड वायरॉइड्स। अब आप यहां से अंदाजा लगाएं कि जो प्रायोन्स हैं वो असल में क्या है? इन्फेक्शियस प्रोटीन है। इनके पास तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये जाके अपने होस्ट की बॉडी के अंदर वहां पे जाके काउ मैड डिजीज, जो काऊ के अंदर पागलपना है, जो मैड डिजीज है, मैडनेस होता है, उसका जो नर्वस सिस्टम को जाके डैमेज करते हैं, नर्वस सिस्टम में जाके पॉइजनस प्रोड्यूस करते हैं, उसके जो न्यूरॉन्स हैं, इंटर न्यूरॉन्स हैं, उसके साथ जो इंटरफेरेंस का काम होता है वो इस इन्फेक्शियस प्रोटीन का है। But it does not contain any sort of genetic information. So it is the most simplest form of life and it is the most dangerous form of life. That is known as the prions and lions as well as viroids. Okay guys, यहाँ पे आपने ये देख लिया कि वायरसेस हैं, वायरसेस से भी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अभी डिस्कवर हो चुकी हैं। ये हमारा अप टू डेट नॉलेज है। ओके गाइस, अब हम चलते हैं दोबारा से वापस अपने जो क्विजेस हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, क्विज नंबर सेकंड, विच वायरस डिस्कवर फर्स्ट टाइम? सबसे पहला जो वायरस है वो कौन सा डिस्कवर हुआ था? हरी अप, जल्दी से सोचिए, क्या सबसे पहला जो वायरस था वो डिस्कवर जो किया गया था, क्या वो स्मॉल पॉक्स था, क्या वो आपके पास टीएमवी था, या फिर क्या वो आपके पास कोई और वायरस था? तो द राइट ऑप्शन इज दैट द फर्स्ट वायरस दैट इज डिस्कवर्ड, इट इज नॉट अ स्मॉल पॉक्स, इट इज अ टीएमवी।
मैंने आपको बोला, मैंने कहा कि एडवर्ड जिनर ने स्मॉल पॉक्स को सोल्व किया, उसको वैक्सीनेशन का प्रोसीजर किया, लेकिन उसने वायरस डिस्कवर नहीं किया। वायरस को फर्स्ट टाइम जिस बंदे ने प्योरीफाई किया, जिस बंदे ने क्रिस्टलाइज किया, जिस बंदे ने हासिल किया, दैट वाज WM स्टैनले इन 1935। सो वो कौन है जिसने वायरस को डिस्कवर किया? वो स्टैनले है। कौन सा वायरस डिस्कवर किया? TME वायरस डिस्कवर किया। अब आप सोच सकते हैं कि TME वायरस 1935 में ही डिस्कवर क्यों हुआ? उससे पहले साइंटिस्ट ने क्यों ऑब्जर्व नहीं किया? वो साइंटिस्ट क्यों इसको डिस्कवर नहीं कर पाए? क्या उनमें कोई कमी थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। असल में 1935 की जो डिस्कवरी है वो एक और डिस्कवरी के साथ भी इंटरकनेक्टेड है, एंड दिस इज द डिस्कवरी ऑफ द, ये किस चीज़ की डिस्कवरी है? डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो असल में कब डिस्कवर किया गया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड इन 1935। 1935 के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ। इसी वजह से आप ये भी कह सकते हैं कि 1935 के अंदर ही हम देखने के काबिल हुए कि बैक्टीरिया से भी छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। बिकॉज अगर आप वायरसेस के साइज़ की बात करते हैं तो इनका जो साइज़ होता है वो बैक्टीरिया के साइज़ से भी 10 गुना छोटा होता है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि आपके पास सबसे जो लार्जेस्ट वायरस होता है वो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया के इक्वल है, और इनका जो साइज़ होता है वो ऑलमोस्ट एग्जिस्ट करता है 20 नैनोमीटर से 250 नैनोमीटर के बीच में, दैट इज़ द स्मॉलेस्ट साइज़। और इसको किसकी मदद से हम देख सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से। दैट्स वाई जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ उसके बाद ये भी डिस्कवर कर लिए गए। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लें, मैंने आपको पोर्सिलिन फिल्टर के पोर का साइज बताया था, दैट इज़ 0.1 to 1 माइक्रोन्स। इसको अगर आप और तरह से लिखना चाहें तो आप इसको बेटा 100 to 1000 नैनोमीटर भी बोल सकते हैं, 100 to 1000 नैनोमीटर। तो ये एक और यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। सो द नेक्स्ट क्विज इज दैट, अब आपके पास एक और आगे वाला क्विज आ गया। विच साइंटिस्ट वर्क ऑन द डिस्कवरी ऑफ द वायरसेस? वायरसेस की डिस्कवरी के ऊपर कौन कौन साइंटिस्ट ने काम किया? किसके साइंटिस्ट ने काम किया? नंबर 1 आपके पास क्या वो आपके पास चार्ल्स चैम्बरलैंड है। नंबर 2 इज दिस बेजरनिक। नंबर 3 इज इट WM स्टैनले। नंबर 4 ऑल ऑफ अबव। अब आपने मुझे बताना है कि इनमें से कौन से हैं जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ वायरस के ऊपर काम किया। क्या वो WM स्टैनले हैं? नो, इट इज ऑल ऑफ दिस। WM स्टैनले ने काम नहीं किया। WM स्टैनले के साथ साथ और लोगों ने भी काम किया, ओके, और लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है। क्वेश्चन फ्रेम किया साथ जा सकता है कि जो रैबिस डिसऑर्डर है इसको फर्स्ट टाइम स्टडी किसने किया? हु स्टडी द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द रैबिस? सो वो किसने किया? दैट वाज चार्ल्स चैम्बरलैंड। ये वो साइंटिस्ट हैं, वैसे तो और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं हिस्ट्री के अंदर जिनका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये वो साइंटिस्ट हैं जो हमारे कंटेंट में शामिल हैं, जो हमारे सिलेबस का पार्ट हैं। तो दैट्स वाई हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा हम बाकियों को डिस्कस नहीं कर रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, हु डिस्कवर द वायरसेस? वायरस को डिस्कवर कौन करने वाला है? क्या वो आइवानोस्की है? क्या वो चार्ल्स चैम्बरलैंड है? क्या वो आपके पास बेजरनिक है? क्या वो आपके पास WM स्टैनले है? एंड 5th MCQ इज कंफ्यूजिंग आंसर। तो आप क्या टिक करेंगे? सो द राइट ऑप्शन इज WM स्टैनले। WM स्टैनले है जिसने ये काम किया, बाकियों ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि WM स्टैनले ने सब फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था, बाकियों का कंट्रीब्यूशन था। किसी को लगता था ये पॉइजन है, किसी ने साबित किया ये पॉइजन नहीं है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है। लेकिन वो जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है वो सबसे पहले जो बताया वो स्टैनले ने बताया। वो स्टैनले ही था जिसने बताया कि इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होगा। वो बाद में पता चला कि न्यूक्लिक एसिड में DNA या RNA आएगा, दोनों कभी भी इकट्ठे नहीं पाए जा सकते। ओके गाइज, सो दिस टॉपिक कवर्स अबाउट द होल हिस्ट्री ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द वायरस, और जितने भी हमने क्विजेस यहाँ पर इंपॉर्टेंट थे वो सारे के सारे सॉर्ट आउट कर लिए हैं। लेकिन इसके अलावा अब मैं आपको ये नहीं कह सकता कि यही MCQs जो हैं वो आपके पेपर में रिपीट होंगे, बल्कि आपको क्या करना है, प्रिपरेशन का सबसे बेहतरीन मेथड क्या होता है। देखें, ऑप्शन जब आपको सोल्व करने हैं, अल्लाह करे आप 68 के 8 जो ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल ठीक कीजिए। लेकिन बेटा एक चीज़ याद रखनी है आपको, हम लोग एक बहुत ही
क्लियर क्रिस्टल कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अगर किसी का फेसबुक है पेज वगैरह या फिर फेसबुक की जो आईडी है वहाँ पर आप लिंक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितने भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ओके, क्योंकि जो इल्म है जितना ज़्यादा फैलाएंगे उतने ज़्यादा फैलाने से बढ़ता है, ओके। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली तौर पर एमसीक्यू को सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है, देखिए मेरे पास अगर एक 4 ऑप्शंस दिए गए हैं तो मुझे सबसे पहले ये ढूंढना है, ये चीज़ सोचनी है कि अगर मेरे पास ऑप्शन ए मुझे लग रहा है कि ये गलत है तो इसके मेरे पास एक सॉलिड रीज़न होने चाहिए व्हाई दिस ऑप्शन इज़ रॉन्ग। ये जो ऑप्शन दिया गया है ये आखिर गलत क्यों है, इसके पीछे कुछ तो होना चाहिए, मेरे पास कोई तो रीज़न होनी चाहिए। जब आप क्वेश्चन के आंसर को इस तरह से देखना शुरू करेंगे तो आपका कोई भी जो ऑप्शन होगा वो गलत नहीं हो सकता। तो दैट्स वाई बेटा ये आपने चीज़ याद रखनी है कि आपने पेपर को सोल्व कैसे करना है, ओके। तो ऑप्शंस ये भी आ सकते हैं, ऑप्शंस इसके साथ साथ इनकी स्टेटमेंट भी चेंज की जा सकती है। देखिए एमडीकैट कोई बहुत बड़ी चीज़ का नाम नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बट क्या होता है कि बच्चे अपनी कंसंट्रेशन लूज़ करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, वो स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने स्टेटमेंट बोली कि कौन सा वायरस सबसे पहले डिस्कवर हुआ, सब बच्चों के जहन में जाता है कि एडवर्ड जीनर, स्मॉल पॉक्स, टिक कर देते हैं, बट असल में टीएमवी है, ओके। तो स्टेटमेंट सेम होती हैं, स्टेटमेंट थोड़ी सी घुमा दी जाती हैं और कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। तो आपने कूल माइंडेड रहना है, पूरा टाइम लेना है, आपके पास एक सॉलिड रीज़न होने चाहिए उसको रिजेक्ट करने की ऑप्शन को, और उसके बाद आपने जाके क्या करना है, टिक करना है। तो बेटा इस तरह की ये एमसीक्यूज़ या इसी तरह के और भी एमसीक्यूज़ आपके इस कंटेंट में से फ्रेम किए जा सकते हैं। तो आपने हमारे साथ बिल्कुल नेक्स्ट लेक्चर में भी साथ में चलना है और वीडियो को लाइक करना है। अगर आपको मटेरियल से फ़ायदा हो रहा है तो आपने वीडियो को लाइक करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आखिरी चीज़, उसके बाद लेक्चर एंड कर रहे हैं। जैसे जैसे मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं तो आपने क्या करना है, या तो आप इसका क्या ले लिया करें, स्क्रीनशॉट ले लिया करें, या फिर सबसे बेहतरीन चीज़ ये होती है कि आप क्या करें, आप साथ के साथ नोट्स प्रिपेयर कीजिए। अब नोट्स प्रिपेयर करने का भी एडवांटेज होते हैं, जब आप हाथों से लिखेंगे, गुजारेंगे, तो हाथों से गुजारने से एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रैक्टिस एक बार अगर आपकी हो जाती है, गौर से सुनने से हमारी जो 3 तरह की मेमोरी होती है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है, एसटीएम एंड एलटीएम। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए आपका सबसे पहले कंसंट्रेशन चाहिए, आपकी लिसनिंग, आप गौर से सुनिए, और तीसरी चीज़ लिसनिंग के बाद उसको रिट्राइवल कीजिए। तो आप अगर ये 3 काम कर लेते हैं तो 3 काम करने के बाद आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज हो जाएगा, जो कि आपके पेपर के अंदर इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके गाइस, अगर इसके अलावा किसी भी किस्म का क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर हमसे पूछिएगा, और जितने भी देखें मैं वो टॉपिक्स भी कवर अप करूंगा जो हमारे कंटेंट का पार्ट है, लेकिन मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग पे, वो टॉपिक भी कवर करेंगे जो इससे रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, इन टॉपिक्स से रिलेटेड होंगे, क्योंकि ये एमडीकैट की रवायत रही है कि वो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं। तो दैट्स वाई हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इट विल बी अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। देन अगेन हम थोड़ी सी क्लासिफिकेशन देखेंगे, थोड़ी सी डिसीज़ देखेंगे, लेकिन मेन जो फोकस रहेगा वो एड्स के ऊपर रहेगा, HIV साइकिल के ऊपर रहेगा। ओके गाइज, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।